अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगारी कमेटी की जानिब से आज तारीखी चार मीनार के दामन में मुनक़िद की गई तकरीब। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक़ वज़ीर डॉक्टर जय गीता रेड्डी को सद्भावना अवार्ड पेश किया गया। गरीब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन KTR और हरीश राव ज़बानी हमदर्दी का कर रहे हैं इजहार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मूसा नदी और हाइड्रा पर फिर बड़ा बयान। सेक्रेटरीट के करीब BJP लीडर बंडी संजय को तेलंगाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए उम्मीदवारों के साथ मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई। उस वक्त तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि गद्दारों को इख्तिदार से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से ऐन क़बल शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। शुमाली गजा में जालिम इसराइली फ़ौज की ताज़ा बमबारी, कम से कम 33 फ़लस्तीनी शहीद और 70 से ज़्यादा ज़ख्मी। और हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर पर हमला। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के अरकान ख़ानदान मौजूद नहीं थे। किसी जाने नुकसान की नहीं है कोई इत्तला। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगारी कमेटी की जानिब से आज तारीखी चार मीनार हैदराबाद के दामन में सद्भावना यात्रा तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने पार्टी परचम लहराया, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत दीगर कांग्रेस लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक़ वज़ीर डॉक्टर जय गीता रेड्डी को सद्भावना अवार्ड पेश किया गया। हर साल नुमाया खिदमात पर किसी एक शख्सियत को सद्भावना अवार्ड दिया जाता है। जनाब आमिर अली खान MLC और दीगर अखिलेती कांग्रेस कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। हम सब मिलकर इस मुल्क को बनाना है, ना कि इस मुल्क को तोड़ना है। एक तरफ LK अडवाणी जी ने वहाँ उन्होंने रथ यात्रा निकालकर सारे मुल्क के अंदर अमन बिगाड़ रहा था, शांति बिगड़ रही थी। लोग अपने मजहब के नाम पर एक दूसरे को नफरत से देख रहे थे। ऐसे वक्त पे राजीव गांधी जी ने आंध्र प्रदेश था और हैदराबाद से यही चारमीनार से यात्रा निकाली। हमें मुझे अच्छा याद है कि यहाँ यात्रा में जब राजीव गांधी जी यहाँ पर आए, जब उस वक्त के सदर कांग्रेस V हनुमत राव जी हैं, उस दौर के चीफ मिनिस्टर मर्री चन्ना रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे। और इसके साथ में अब जो आज अवार्ड लेने जा रही है हमारी बड़ी बहन जब डॉक्टर गीता रेड्डी जी, वो भी मिनिस्टर थे और इत्तेफाक से मैं भी मिनिस्टर था। हम सब एक ही गाड़ी में बैठकर यहाँ झंडा चढ़ाने के बाद जब राजीव गांधी यहाँ से लेकर उनको पता नहीं हमसे क्या दिलचस्पी हो गई थी। उन्होंने कहा कि क्यों काम कर रहे हो दूसरे देशों के लोगों के लिए, आ जाओ अपने देश में आके अपने लोगों के लिए खिदमत करो, अपने लोगों के लिए काम करो। ये थी इंदिरा गांधी के एडवाइस में। फिर उनके पीछे जो राजीव गांधी जी खड़े थे, सडनली राजीव जी को बुलाया और बोला देखो बाबा, इनको कन्विंस करो, दोनों को भी, हमें ऐसे लोग चाहिए पॉलिटिक्स में, आप लेके आओ इनको, कन्विंस करके वापस आने के लिए बोलो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए नीचे जाऊँ। तो वो 1 घंटा चले गई, हमको बहुत बातचीत करने के लिए वक्त मिला उनके साथ। तब राजीव जी कह रहे थे, तो मैंने बड़ी खुशी से कहा कि मेरी मदर ने मुझे इतना पढ़ाया, इतना कॉन्फिडेंस दिलाया लाइफ में कि हम लोग जो भी हैं इंटरसेक्शन के हैं, मगर डॉक्टर रामचंद्र रेड्डी मेरे हस्बैंड है, इसीलिए मेरा नाम गीता रेड्डी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैड्रा पर फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गरीब घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन हरीश राव और दीगर कायदीन ज़बानी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। मूसा नदी तरक्याती कामों के हवाले से रेवंत रेड्डी ने अपने इक़दामात का इआदा किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो बुलडोज़र भेजेंगे, अगर हरीश राव और KTR में हिम्मत है तो इसके सामने लेट कर बताएं। మేము బంటుకుంటామంటారు, ఒక్కడు కూడా వస్తలేడు. బుల్డోజర్ ఖాళీగా పెట్టినా, బుల్డోజర్ ఎప్పుడొస్తో అడ్డం పండుతాం అంటుండు బామర్దులు బిల్లా రంగాలు. నేను పిలుస్తున్నా, ఎప్పుడొచ్చి పండుకుంటారో చెప్పు, బుల్డోజర్ను పంపిస్తా, మా మహేష్ గౌడ్ గారిని ఎక్కి పంపిస్తా దాని మీద. ఒకవేళ మా మహేష్ గౌడ్ గారికి ఇప్పుడు పీసీసీ ఉంది కాబట్టి మా హనుమంత్ అన్నకు అడుగుతా, రిక్వెస్ట్ చేస్తా, బుల్డోజర్ నడిపే బాధ్యత మా హనుమంత్ అన్నకి ఇస్తా. బిల్లా రంగాలు ఇద్దరు వచ్చి బుల్డోజర్ ముందర పండుకోవాలి. అన్ని లంగ నాటకాలు, దొంగ మాటలు, వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్లను కాపాడుకోనికే. ఇవన్నీ ముసుగేందుకు? నీ ఫామ్ హౌస్ తప్పుడుతో కాదా పోదంపా,
ఆడికొస్తా ఈడికొస్తా అంటున్నావు కదా, జన్వాడకు వస్తా నేను. నీ ఫామ్ హౌస్ తప్పుడుదా కాదా, అక్రమంగా నిర్మించుకున్నావా లేదా, బుల్కపూర్ నాలాను ఆక్రమించుకున్నావా లేదా, ఇవాళ అందరినీ తీసుకొని వస్తా. మా గీతక్కను కూడా తీసుకొని వస్తా. అక్క అయితే పెద్ద మనిషే కదా. బుల్కపూర్ నాలాను ఆక్రమించుకొని రోడ్ వేసుకొని ఫామ్ హౌస్ కట్టుకోలేదా, 111 జీవోని ఉల్లంఘించి 100 కోట్లు పెట్టి 50 ఎకరాల పెద్ద భవంతి నిర్మించుకున్నాడు. ఎక్కడ బుల్డోజర్కి అక్కడికి వస్తుందో అని గిక్కడొచ్చి నాటకం ఆడుతున్నాడు. చూస్తున్నా నాటకం మొత్తం నాటకం చూస్తున్నా. అజీజ్ నగర్లో హరీష్ రావు ఫామ్ హౌస్ లేదా, పోదంపా ఆడికొస్తా. మూసీ కాడికి వస్తావా, మురికివాడకు వస్తావా, ఇగో ఆడికే వచ్చిన ఈడేడు చార్మినార్ దగ్గరనే ఉన్నాడు, పక్కనే ఉంది కదా, అది దాటుకొనే యువతలకు వచ్చిన కదా హరీష్ రావు. సవాలు ఇసురుతున్నాడు ఆయన, నువ్వు వస్తావా అని. నీలాంటి చెప్పులు మోసేటోళ్ళు కాదు, ఫామ్ హౌస్లో బోర్లో వండుకున్నాను రమ్మని నేను వస్తా. నువ్వేంద్ర భయ్ చెప్పులు మోసేటోనివి. నీదో స్థాయి, నీదో బతుకు. ఆ ఎల్ల మా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు దయదలిచి హవాయి చెప్పలున్న నిన్ను మంత్రిని చేస్తే ఇవాళ నీకు అజీమ్ ఈడ ఉస్మాన్ సాగర్ పక్కన ఫామ్ హౌస్ వచ్చింది ఎకరాలలో. ఏముండే అంతకుముందు నీ సంగతి నాకు తెలియదా? ఆయన చెప్తుండే నేను వెనకంగా తొంగి చూసినా అని. కానీ నేను చూసి ఉండొచ్చు, కానీ నీలాక దొంగతనాలు చేయలే. నా ఇంటి ముందర వచ్చి చేతులు కట్టుకొని నిలబడి బిచ్చమెత్తుకున్న రోజులు మర్చిపోయినావా? చెప్పులు కొనుక్కోవాలన్నా నా ఇంటికాడికి వచ్చి నా ముందర చేతులు కట్టుకొని నిలబడి రోజులు మర్చిపోయినట్టున్నాడు అప్పుడే. అందుకే ఇవాళ వాళ్ళ బాధ అంతా భయమంతా వాళ్ళ ఫామ్ హౌజులు కూల్తాయని అందుకే హైడ్రాను వ్యతిరేకిస్తుండ్రు. చెరువులు ఆక్రమించుకోకపోతే, 111 జీవోను ఉల్లంఘించకపోతే మీరు ఎందుకు భయపడుతుర్రు? హైడ్రా ఇంతవరకు మూసీ వైపు మళ్ళీ కూడా చూడలేదు. మూసీ పునరుజ్జీవన పథకం వేరే, హైడ్రా వేరే. CCMB के COO रामजी ने साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की क़यादत और उनके विजन की भरपूर अंदाज में सताइश की। उन्होंने कहा कि KTR का मिशन इकोसिस्टम के लिए बहुत शानदार रहा। THEP और दीगर उनकी तेलंगाना की हिमायती तरक्की के लिए खिदमात गैर मामूली रही हैं। KTR, the brand, the man is here who actually built this entire Telangana incubation ecosystem. If you can see 10 years before, that's a different world. But today, whatever we have seen, the T-Hub and T-Works that you have seen, the man is here who actually envisioned those years, those times. Yesterday, I think, when Jayesh Garu mentioned about the initial plan in ISB and IIIT, etc., I would like, sir, there are no formal welcome notes to read here. Please excuse me, but I would like to share my own experiences way back in 2014 when he became the minister. The initial times of the government formation, first time I saw these gentlemen, I met these gentlemen here about the initial brainstorming discussions to set up a center for healthcare entrepreneurship in IIT Hyderabad. I was mesmerized the way everyone, because he never see the speech to identify the numbers, how Japan is doing, how South Korea is doing, where are we, and how we are trying to go ahead of those particular economies. I think that inspired me a lot. And the second meeting in my previous organization, IKP Knowledge Park, sir came on BioAsia Times. Again, it's a mega event where actually in sir's presence, lot of collaborations, lot of activities, and several industries have been set up. And I met him again. It's a bumper offer for me to meet sir. And the third time, sir, I'm not telling many, हमारा शहर हैदराबाद जनूबी हिंद का वाहिद शहर है जो 100% सीवरेज ट्रीटमेंट कर रहा है। ये KCR के दौरे हुकूमत में मुमकिन हो सका। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने ये दावा किया और ये भी कहा कि मौजूदा तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है। ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే హైదరాబాద్లో ప్రతిరోజు 2000 MLDల మురికి నీరు ఉత్పత్తి అవుతుంది.
MLD అంటే ఒక MLD అంటే 1 మిలియన్ లీటర్స్ పర్ డే. మిలియన్ అంటే 10 లక్షలు, అంటే 1 మిలియన్ లీటర్స్ పర్ డే అంటే 1 MLD. ఇక్కడ 320 MLD అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇక కెపాసిటీ ఏందో దీన్ని. 3,20,00,000, 3,20,00,000 ప్రతిరోజు హైదరాబాద్లో ఉత్పత్తి అయ్యేది 2000 MLD. 2000 MLD అంటే 20 కోట్ల లీటర్లు. 20 కోట్ల లీటర్ల మురికి నీరు ఉత్పత్తి అవుతుంది భారతదేశంలో. కాదు ఇది మీరు నేను చెప్తే నమ్మరు, తర్వాత గూగుల్లో కొట్టి చూడండి. ఎందుకంటే మీకు గూగుల్ మీద విశ్వాసం ఎక్కువ, మా మీద తక్కువ, కాబట్టి చెప్తున్నా. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి, భారతదేశంలో కాదు మొత్తం దక్షిణాసియాలో, సౌత్ ఏషియాలో ఎక్కడా కూడా 100% సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న నగరం లేదు. ఒకటే ఒక్క నగరం మన హైదరాబాద్, అది కూడా సాధించింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను. बीजेपी लीडर बंडी संजय को तेलंगाना पुलिस ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी उम्मीदवारों का साथ देने के मामले में गिरफ्तार किया। बंडी संजय ने एहतजाज में शिरकत की थी, जिसको देखते हुए पुलिस भी पहुंच गई। यात्रा के सबब बंडी संजय तेलंगाना सेक्रेटरीट में ओहदेदारों से मुलाकात के लिए अशोकनगर से उम्मीदवारों के साथ सेक्रेटरीट की जानिब मार्च कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। और आपको भी बताते चले कि तेलंगाना सेक्रेटरीट के रूबरू एहतजाज करने वाले ग्रुप 1 के कई उम्मीदवारों को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया था। याद रखें, ग्रुप 1 के मेंस की तारीखों में तब्दीली समेत दीगर कई मुतालबात को लेकर ग्रुप 1 के तलबा मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से आज एक मुशावरती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने शिरकत की। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी और हुकूमत की नाहली की वजह से अदम इक़दामात को लेकर इस इजलास को काफ़ी अहमियत हासिल है। सिर्फ ज़ुबानी बयानात के बजाय जामे और पुरअमन अंदाज में एहतजाज के हवाले से तजावीज़ हासिल की गई। इस मौके पर मुश्ताक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और 2-3 दिनों में गुस्ताख़ रसूल की गुस्ताखियों के ख़िलाफ़ यौम सियाह मनाने और बंद की तारीख जैसे इक़दामात का भी उन्होंने ऐलान किया। आज मीडिया प्लस पर तहरीक मुस्लिम शब्बान के ज़ेर एहतमाम एक इजलास शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों के ताल्लुक़ से गौर व फ़िक्र के लिए रखा गया था। इसमें जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता तमाम समझिए कि कायदीन और जमातें जैसे MPJ, वहदत इस्लामी, जमीयतुल उलमा, जमीयत अहले हदीस और अंजुमन महदविया कौम की कमेटी और फिर जाफरिया तंजीम, फ़िक़्ह जाफरिया तंजीम और शिया ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के हमारे नुमाइंदे जो जॉइंट एक्शन कमेटी के हैं, उस्मान मोहम्मद ख़ान और नाज़िमुद्दीन निज़ाम साहब और फिर सलामा ऑर्गेनाइजेशन, बहरहाल बहुत सारी समझिए कि ऑर्गेनाइजेशंस आज इस इजलास में शरीक रही और फ़ैसला ये हुआ कि पहली चीज़ तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मुस्तकिल वक्फ़े से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। तो मैं एक रिवायती जुमला नहीं कह रहा हूँ कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमतें इन गुस्ताखों को मुल्क के दस्तूर और क़ानून के मुताबिक सज़ा नहीं देती है तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मोहतरम और इज़्ज़त व वक़ार की अगर कोई शख्सियत है और हमारी समझिए कि साहब हमारे लिए ऑनर अगर हैदरा और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस फुटपाथ पर तजावुज़ात यानी नाजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करेंगे। न सिर्फ ये बल्कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में साथ मिलकर ट्रैफिक के बहाव में आसानी लाने और लोगों की आमदोरफ्त में सहूलतें पैदा करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में हैदरा के कमिश्नर रंगनाथ ने ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के साथ एक मीटिंग में शिरकत की और शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात के हवाले से बातचीत की।
चंद दिन कबल सियासत टीवी पर कालूजी कलकशरम हनमगुंडा कन्वेंशन सेंटर की इमारत पर उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किए जाने के हवाले से खबर नशर की गई, जिसके बाद हुकूमत ने उर्दू में एक साइन बोर्ड तो लगा दिया, लेकिन इसे इमारत के कोने में बिल्कुल छोटे साइज़ में लगाया गया, जिसे देखने के लिए अवाम को चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। वरंगल के हमारे सियासत टीवी के नुमाइंदे सैयद निज़ामुद्दीन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से उर्दू ज़बान को ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। माजी में भी उर्दू ज़बान के साथ सौतेला सलूक किया जाता रहा, जिससे मुकामी उर्दू बोलने वालों में मायूसी है। उर्दू दानिशवरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उर्दू ज़बान को उसका जायज़ मुकाम दिया जाए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन के तासुरात। तेलंगाना के वरंगल शहर में कालोजी कला क्षेत्रम का इफ्तिताह होने जा रहा है। इसके पेश नज़र सियासत टीवी में कुछ दिन कबल एक खबर शाया की गई थी, नशर की गई थी, जिसमें उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन आज हुक्काम की जानिब से उर्दू में बहुत ही छोटे हुरूफ में और कालोजी कला क्षेत्रम के एक कोने में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल एक कोने में उर्दू ज़बान को नस्ब किया गया है। और यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि नए साइन बोर्ड की जगह में तब्दीली की गई और इसे इमारत के एक कोने में लोहे की सलाखों पर निहायत ही छोटे अंदाज में दिखाया गया है, जिसे देखने के लिए आवाम अफराद को चश्मा लगाना पड़ रहा है। ये इक़दाम उर्दू ज़बान की अहमियत को घटाने की एक और मिसाल के तौर पर सामने आई है। माजी में भी ऐसे उर्दू ज़बान को हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज करने के सलूक और रवैया देखा गया। मुख्तलिफ़ मुकामी इदारों और सरकारी इमारतों में उर्दू के साथ मुसलसिल नाइत्तेफाकी देखी गई। मुकामी उर्दू दानिशवरों का कहना है कि ये सिर्फ़ उर्दू ज़बान के हुकूक़ को दबाने की कोशिश नहीं, बल्कि हमारे सक़ाफ़ती वारसे के भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फ़ौरी तौर पर उर्दू के साथ इंसाफ़ करे और उससे जायज़ मकाम दिलाएँ। हुकूमत के इस रवैये से न सिर्फ़ उर्दू ज़बान को बल्कि मुआशरती तक़सीम को भी मज़ीद हवा दी है। मकामी उर्दू बोलने वाले तबके का कहना है कि वो अपने हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे ताकि उर्दू ज़बान को वो मुकाम मिल सके जो इसका हक़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर तेलुगु में लिखा गया है और वहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन उर्दू को सिर्फ़ छोटे हुरूफ में और एक बिल्डिंग के एक कोने में लिखा गया है। आप सबसे उर्दू की बका के लिए काम करें। गुज़िश्ता हुकूमत जो तेलंगाना में उर्दू ज़बान को दूसरी सतह पर देखी गई थी, लेकिन आज कालोजी कला क्षेत्र में उर्दू ज़बान को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं निज़ामुद्दीन, सियासत टीवी के लिए, वरंगल से। साबिक़ एमपी और सोशलिस्ट पार्टी के सदर टी थॉमस एडवोकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने लेबर क़वानीन और उससे जुड़े दीगर मौज़ूआत पर बयान दिया। वो हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने दस्तूर की अहमियत के हवाले से भी इज़हार ख़याल किया और कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब मुल्क को सेक्युलरिज़म के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में काम करना ज़रूरी है। और जो जितनी जिम्मेदारी हमारे पे है देश को बचाने की अदर पार्टीज़ की, उतनी जिम्मेदारी कांग्रेस पे भी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एडजस्ट होते चलना पड़ता। अपने वजूद का ऐसा की स्ट्रैटेजी यही है सब जितने देखिए साउथ इंचार्ज की मेरी स्ट्रैटेजी ये है, क्योंकि सेक्युलरिज्म जिंदा अगर 90% जिंदा है वो तो साउथ इंडिया में जिंदा है, क्योंकि इंडिया में जो है सो साउथ इंडिया में आपको जो है सो कैस्टिज्म रिलीजियस पॉलिटिक्स को बहुत दूर रख रहे हैं। यहाँ की पब्लिक बहुत, साउथ इंडियन पब्लिक इज़ वेरी पॉलिटिकली मैच्योर्ड पब्लिक है यहाँ पे। तो ये हम लोग क्योंकि कोशिश यही रहेगी कि किसी भी हालत पे यहाँ पे रिलीजियस पॉलिटिक्स को हवा नहीं मिलना। और इंडिया का जितना भी इकोनॉमिक्स इंडिया को मिल रहा, जो भी फंड इंडिया को मिल रहा, ये पूरा साउथ इंडिया से मिल रहा। ये जो है सो, लेकिन इसके फ्रूट साउथ इंडिया को नहीं मिल रहे। तो ये हमारा मुद्दा है। ये इस पे हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेशन रहे और जितनी भी सोशलिस्ट पार्टी जो है सो साउथ इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में है। वही इसमें ऑलरेडी पूरे जो भी हमारे से मिल के आएंगे, कम्युनिस्ट मिल के आएंगे, DMK वाले मिलेंगे और दूसरे भी पार्टी से हमारी बातचीत हो रही, तो हम लोग रिवील करते जाएंगे। और मुद्दा यही है कि किसी भी हालत पे बीजेपी को साउथ इंडिया में एंट्री नहीं देना, ये मेरा मकसद है, मुद्दा है एज ए साउथ इंडिया इंचार्ज। 24 आवर्स में
18 आवर्स घर पे बैठ के तो भी काम करो बोल के बोल रहे हैं, जिसका स्ट्रेस इतना। पुलिस यादगारी दिन के हवाले से डीजीपी जितेंद्र ने मीडिया के लिए बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर साल पुलिस शुहदा को खिराज पेश किया जाता है, मुकाबलों का भी एहतमाम होता है और इस सिलसिले में उन्होंने रवा साल के प्रोग्राम्स के हवाले से तमाम तर तफसीलात मीडिया को बताई। सबको मालूम है कि 21 अक्टूबर को कॉमेमोरेशन डे ऑब्जर्व करते हैं पूरे देश में। इस तरह से हमारी स्टेट में भी ऑब्जर्व किया जाता है। इस प्रोग्राम के दौरान एक्चुअली 10 दिन का प्रोग्राम हम लोग रखते हैं, 21 अक्टूबर से 31 तक। उसके दौरान बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले 21 को परेड होती है। परेड में गवर्नमेंट से जनरली सीएम साहब आते हैं चीफ गेस्ट की तरह, और जो भी मार्टिर्स हैं उनको फूल चढ़ाते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। इसी तरह सीनियर ऑफिसर्स भी आकर श्रद्धांजलि देते हैं। उसके अलावा कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह हम लोग अरेंज करते हैं पब्लिक की तरफ से भी और हमारे पुलिसमैन की तरफ से भी, स्टूडेंट्स की तरफ से भी और अदर यंगस्टर्स की तरफ से भी। उसके अलावा हम लोग सब ओपन हाउस भी रखते हैं जिसमें लोग पुलिस के बारे में जानकारी पाते हैं। उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। फिर इस बार हमने एक सजेस्ट किया है कि जिस गांव में या टाउन में जो लोग शहीद हुए हैं उनके नाम पर कुछ स्ट्रीट्स के नाम या कुछ जंक्शंस के नाम रखे जाए। तो वो हमने लोकल ऑफिसर्स को बोला है, तो वो जिस एरिया के रहने वाले हैं उसकी तरफ से प्रपोजल्स देंगे कंसर्न लोकल अथॉरिटीज़ को। फिर उसमें सजेस्ट करेंगे कि अगर नाम रखा जाए तो उनकी यादगार बनी रहेगी। उसके अलावा हम लोग सीनियर ऑफिसर्स जो हैं हमारे डिपार्टमेंट के, वो जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को विज़िट करते हैं। तो विज़िट करने में उनको किसी तरह की दुख तकलीफ़ हो या उनके जो बेनिफिट्स आने वाले हों वो नहीं आए, तो उसकी तरफ भी हम लोग ध्यान देते हैं और फिर कंसर्न लोगों से फॉलो अप करके उसको प्रॉब्लम को। खम्मम में शदीद बारिश के बीच बुलडोजर की मदद से 9 लोगों की जिंदगी बचाने वाले सुबहान को आज हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में तहनीत पेश की गई। मुग़र बिल्डर्स की दावत पर सुबहान हैदराबाद पहुंचे। इस तकरीब में MLC आमिर अली खान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और सुबहान को उनकी कारकर्दगी पर सताइश की और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सुबहान को 1,25,000 रुपये बतौर इनाम भी दिए गए। याद करके यहाँ पे बुलाए और ऐसे काम में बुलाए जिसकी एक आरज़ू थी टीवी पे देखने के बाद से। तो हम भी ये सोचे थे कि एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक पैगाम दिया जा सकता है खम्मम के वाक़े को लेके। ये सोचे थे कि इनको पकड़ेंगे जहाँ से भी मिलते, बल्कि लोगों को भिजाया था मैं खम्मम भी, और ये कोशिश थी कि आपको एक लॉरी में जो लोग जिनकी जान बची, वो लोग बुलडोज़र के जो मालिक है उन्होंने और सुबहान साहब सबको एक लॉरी में रख के तेलंगाना का एक राउंड लगाएंगे कि ना सुबहान ये देखा कि आदमी वो हिंदू है या मुसलमान है, उसी तरीके से ना बुलडोज़र का मालिक ये देखा कि भाई जान बचाने वाला अच्छे गए, बुलडोज़र चलाने वाला कुछ नहीं, जान व इंसानियत जो काम में आई। वो सोचे थे, बहरहाल वो इत्तेफाक से नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब फिलवक्त और ख़ास तौर पे मैं मुसलमानों पे ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हिंदू कम्युनल होता तो कब की माहौल बदल जाता था। इसलिए कि वहाँ पे हिंदू कम्युनल नहीं है और हिंदू सब्र उनके पास ज़्यादा होने की वजह से हम आज भी सुकून में हैं। मगर कुछ लोग हैं, 2%, 1% लोग हैं, एक पार्टी, बल्कि मैं ज़्यादा 2% तो 4% पे नहीं जाके एक पार्टी है जो नफ़रत के बीज उगाने की कोशिश कर रही हर एतबार से, चाहे वो तेलंगाना हो या महाराष्ट्र हो। अब देखिए आप महाराष्ट्र का 1-2 वाक़यात बोलता हूँ मैं आपको कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आई, क्यों आई? 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से हम लोग खामोशी का दामन थामे हुए थे, जो भी करना है हमारे को वोट का इस्तेमाल करना है, ये सोच के हम खामोश बैठ गए थे। पूरा वोट जब डाले तो 240 पे सुकड़ गई बीजेपी। तो अब ये शायद रियलाइजेशन आया कि कुछ करो और मुसलमानों को सड़कों पे लाओ। कैसा लाना, बुलडोज़र चल रहा, ये हो रहा, मगर अभी हम खामोश बैठे हैं। तो उसको ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के ज़रिए एक लाने की कोशिश हो रही है। नॉलेज में आया कि जो है एक गैर मुस्लिम फैमिली को, हिंदू भाइयों को, बहनों को एक मुसलमान
बचाने, अपनी जान पे खेल कर बचाया, अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर बचाया। तो मैं हमारे जो बचाने वाले साहब का मैं मिलना चाह रहा था। पहले दिन से ही मैं कोशिश किया उसका नाम मालूम करना, उसका फ़ोन नंबर मालूम करना, और 1-2 दिन के बाद मुझे नंबर मिला। उस दिन से मैं आज तक उनकी तलाश में था कि भाई आइए आप हैदराबाद, और वो चले गए, बाहर चले गए। वो मिसेस की तबीयत ख़राब, फिर वापस आई, बच्चे की शादी, चले गए। अरे मेरा भाई मैं कब से टाइम ले रहा हूँ, आप आइए यहाँ, आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। तो टाइम दिए और आज आए। हम आमिर अली ख़ान साहब को आज के इस प्रोग्राम का सदर बनाए, और उन्होंने काफ़ी टाइम दिया, वक्त पर आए। और यहाँ बस्ती के काफ़ी लोग, हमारे और भी बाहर जानने वालों ने अपने तौर पर मदद किए। हम सब जमा कर तकरीबन 1,25,000 रुपये उनके हवाले किए। और वो गरीब ये चाह रहा था कि अभी तक उसको सिर्फ 25,000 वसूल हुए दूसरी जगह से। 51,000 रुपये हमारे असद भाई साहब MP हैदराबाद ने दिए, और बाकी एक कोई मैडम 25,000 दिए। बाकी लोग इनको फ़ोन कर रहे थे बाहर सिटी से, दुबई से, जिद्दा से, लेकिन इसको अपना नंबर तक बोलना बराबर नहीं आ रहा था। ये समझ नहीं कर सा रहा था कि क्यों मेरा नंबर पूछ रहे हैं, उसको वो तक नहीं मालूम था। अब उसको समझ में आया कि अगर मैं नंबर दिया होता तो मेरे को काफ़ी फ़ायदा होता। तो एक सीधा साधा इंसान है, वो ये बता रहा था कि मैं ये 2 वक्त जाकर वापस आ गया। मुझे हैदराबाद के मियांपुर मेट्रो स्टेशन के उगबी इलाके में जुमे की रात तेंदुआ नजर आने की तला ने शहरियों में खौफ की लहर पैदा की। सोशल मीडिया पर ये क्लिप वायरल भी हुआ, जिसमें बड़ा जानवर स्टेशन के करीब टहलता हुआ देखा जा सकता है, जिसके बारे में पहले दावा किया गया कि ये तेंदुआ है। फौरी तौर पर महकमा जंगलात के हुकाम ने खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए इसकी जाँच शुरू की है। इस दौरान ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया पर इस इलाके में तेंदुए की मौजूदगी की जो वीडियोज़ पोस्ट की गई हैं वो तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। अहदेदारों ने तारीकी की वजह से तलाशी मुहिम रोकी थी, लेकिन आज फिर जब तलाशी शुरू की गई तो पता चला कि ये तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। प्रजा भवन हैदराबाद के करीब सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार कार सड़क पर उलट गई। समझा जा रहा है कि तेज़ रफ्तारी की वजह से ही हादसा पेश आया। पुलिस फौरी पहुंच गई और कार में सवार नौजवान जो कि मामूली तौर पर जख्मी हुए उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया। शहर हैदराबाद के पौश इलाके बंजराइज में एक पब पर कल रात टास्क फोर्स ने अचानक छापे मारे, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इंकशाफ हुआ कि पब में कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। लड़कियों से गैर अखलाकी और नामुनासिब डांस करवाया जा रहा था। यह हरकत ग्राहकों को पब की जानिब राग़िब करने के लिए थी और इसमें पब इंतज़ामिया बराह रास्त मुलविस पाया गया। टास्क फोर्स की कार्रवाई के दौरान 149 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 40 लड़कियाँ, पब के 7 मुंतज़मीन और 100 से ज़ायद गाहक शामिल हैं। छापे के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि पब इंतज़ामिया न सिर्फ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है बल्कि वो लड़कियों को गैर अखलाकी कामों पर मजबूर कर रहा था। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। सिकंदराबाद इलाके में उस वक्त कशीदगी देखी गई जबकि बजरंग दल और BJP कारकुनों ने हालिया दिनों पेश आए मंदिर मामले को लेकर एहतजाज किया। मुबैना तौर पर पुलिस पर चप्पल वगैरह फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने हल्की ताकत का भी इस्तेमाल किया ताकि सैकड़ों जमा अफराद को मुंतशिर किया जा सके। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन से कबल सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। ज़िमन में शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने सख्त बयान दिया और कहा कि वो उस वक्त तक आराम करने के बारे में नहीं सोच सकते जब तक कि गद्दारों को इख्तिदार से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। उद्धव ठाकरे ने पार्टी कारकुनों से खिताब में कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया, लेकिन आराम कितना किया जाए, जब तक गद्दारों को इख्तिदार से नहीं हटाएंगे आराम नहीं करेंगे। अल्फाज उनके अज़्म को ज़ाहिर करते हैं कि वो अपने हरीफों के खिलाफ सख्त लड़ाई जारी रखेंगे। इस मौके पर उन्होंने BJP पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उसने शिवसेना को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत और मुख्तलिफ एजेंसियों ने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की, लेकिन शिवसेना के कारकुन उनके साथ खड़े रहे। ठाकरे ने कहा कि वो BJP को मुंह तोड़ जवाब देंगे और जब BJP का कोई पूछता नहीं था तब शिवसेना ने उनका साथ दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि BJP को उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए। उन्होंने भी कहा कि शिवसेना हमेशा उसूलों पर कायम रही और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए वो तमाम मुमकिन कोशिश करेंगे।
और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। शुमाली गजा में मुसलसल 15वें दिन और ख़ास तौर पर जबलिया कैंप पर इसराइली मुहासिर और कहत के शिकार के दौरान हमलों का सिलसिला भी जारी है। हफ्ते की सुबह जबलिया कैंप के शुमाल मशरिक़ में मुतादिद मकानात पर जालिम इसराइली फ़ौज ने बमबारी कर दी, जिसमें 33 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद हो गए, 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। गजा में सरकारी इंफॉर्मेशन ऑफिस ने इत्तला दी कि शुहदा में 21 ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। काबिज़ फ़ौज की बमबारी की वजह से गजा पट्टी की गवर्नरी में सेहत की सूरत हाल के खात्मे के मौके पर एक ऐसी सूरत हाल है जबकि जबलिया कैंप मुसलसल हमलों की जद में है। इसके अलावा तौबा इलाके में एक मकान पर भी इसराइली बमबारी की गई, जिसमें 4 अफराद शहीद हुए और 15 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। आपको बताते चलें कि इस जंग में अब तक 42,400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि लगभग 1 लाख फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया। इसराइली दिफाई फ़ौज ने एतराफ़ किया कि लेबनान से लॉन्च किया गया ड्रोन वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह से जा टकराया, लेकिन इस वक्त नेतन्याहू या फिर उनके अरकान ख़ानदान मौजूद नहीं थे। इस हमले में हिज़्बुल्लाह ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की निजी रिहाइशगाह पर हमला किया। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि हमले में जिस इमारत को नुकसान का निशाना बनाया गया वो नेतन्याहू के घर का हिस्सा थी। IDF ने कहा कि साथ में 2 और ड्रोन भी लॉन्च किए गए, जिन्हें रोका गया है। इसराइली फ़ौज ने हमास के सरबराह यहिया सिनवार को शहीद किया है, जिसके बाद से समझा जा रहा है कि हमले हिज़्बुल्लाह की जानिब से इंतकामी कार्रवाई के तौर पर किए जा रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यहिया सिनवार की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि सिनवार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इनकी शहादत से फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी और मुज़ाहमत मुतासर नहीं होगी। एक सिनवार की शहादत के बाद कई सिनवार पैदा होंगे। ईरानी सदर ने कहा कि साबित कदम मुजाहिद तहरीक हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह यहिया सिनवार की शहादत की खबर अगरचे दुनिया के तमाम आज़ाद लोगों के लिए अफसोसनाक थी, लेकिन बहादुर फ़लस्तीनी अवाम के लिए खबर दुख और सदमे के बास के साथ साथ काबिज़ सह्यूनी रियासत और बच्चों के खातिरों के जराइम के जारी रहने का भी एक वाज़ेह सबूत है। शहीद सिनवार ने अपनी कीमती ज़िंदगी के कई साल कातिल सह्यूनी रियासत इसराइल की क़ैद में गुजारे और उसके बाद उन्होंने अपनी बाइज़्ज़त ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जिद्दोजहद जारी रखी, जहाँ उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और जालिम इसराइल के आगे हथियार नहीं डाले। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगारी कमेटी की जानिब से आज तारीखी चार मीनार के दामन में मुनक़िद की गई तकरीब। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक़ वज़ीर डॉक्टर जय गीता रेड्डी को सद्भावना अवार्ड पेश किया गया। गरीब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन KTR और हरीश राव ज़बानी हमदर्दी का कर रहे हैं इजहार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मूसा नदी और हाइड्रा पर फिर बड़ा बयान। सेक्रेटरीट के करीब BJP लीडर बंडी संजय को तेलंगाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए उम्मीदवारों के साथ मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई। उस वक्त तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि गद्दारों को इख्तिदार से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से ऐन क़बल शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। शुमाली गजा में जालिम इसराइली फ़ौज की ताज़ा बमबारी, कम से कम 33 फ़लस्तीनी शहीद और 70 से ज़्यादा ज़ख्मी। और हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर पर हमला। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के अरकान ख़ानदान मौजूद नहीं थे। किसी जाने नुकसान की नहीं है कोई इत्तला। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।